एनसीईआरटी ई बुक द लिविंग वर्ल्ड। अध्याय 1 जीव जगत। अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण। अध्याय 3 प्लांट किंगडम। अध्याय 4 जानवरों का साम्राज्य। जीव विज्ञान जीवन रूपों और जीवित प्रक्रियाओं का विज्ञान है। जीवित दुनिया में जीवित जीवों की एक अद्भुत विविधता शामिल है। प्रारंभिक मनुष्य निर्जीव पदार्थ और जीवित जीवों के बीच अंतर को आसानी से समझ सकता था। प्रारंभिक मनुष्य ने कुछ निर्जीव पदार्थ हवा, समुद्र, अग्नि आदि और कुछ जानवरों और पौधों के बीच देवता बनाए। निर्जीव और चेतन वस्तुओं के ऐसे सभी रूपों की एक सामान्य विशेषता विस्मय या भय की भावना थी जो उन्होंने पैदा की थी। मानव सहित जीवित जीवों का वर्णन मानव इतिहास में बहुत बाद में शुरू हुआ। जीव विज्ञान के मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण में लिप्त समाज जैविक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सकते हैं। जीवन रूपों का व्यवस्थित और स्मारकीय विवरण, आवश्यकता से बाहर, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की विस्तृत प्रणाली। इस तरह के अध्ययनों का सबसे बड़ा स्पिन ऑफ क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से जीवित जीवों के बीच समानता साझा करने की मान्यता थी। ये कि वर्तमान समय में सभी जीवित जीव एक दूसरे से संबंधित हैं और उन सभी जीवों से भी जो कभी इस धरती पर रहते थे। एक रहस्योद्घाटन था जिसने मनुष्य को विनम्र किया और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। इस एकक के अगले अध्यायों में आप वर्गीकरण सहित जंतुओं और पादपों का वर्गीकरण सहित वर्गीकरण के बारे में एक वर्गीकरण विज्ञानी के दृष्टिकोण से वर्णन प्राप्त करेंगे। अर्नेस्ट मेयर 1904-2004। 5 जुलाई 1904 को जर्मनी के कैंपटेन में जन्मे अर्नेस्ट मेयर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासवादी जीव विज्ञानी, जिन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है, अब तक के 100 महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर 1953 में हार्वर्ड के कला और विज्ञान संकाय में शामिल हुए और 1975 में सेवानिवृत्त हुए। जूलॉजी एमिरेट्स के अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर की उपाधि धारण की। अपने लगभग 80 साल के करियर के दौरान उनके शोध ने पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण, जू जियोग्राफी, विकास, सिस्टमेटिक्स और जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन को फैलाया। उन्होंने लगभग अकेले ही प्रजातियों की विविधता की उत्पत्ति को विकासवादी जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न बना दिया जो आज है। उन्होंने जैविक प्रजातियों की वर्तमान में स्वीकृत परिभाषा का भी बीड़ा उठाया। मेयर को जीव विज्ञान के ट्रिपल क्राउन के रूप में व्यापक रूप से माने जाने वाले 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1983 में बल्जन पुरस्कार, 1994 में जीव विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 1999 में क्राफोर्ड पुरस्कार। वर्ष 2004 में 100 वर्ष की आयु में मेयर का निधन हो गया। अध्याय 1 द लिविंग वर्ल्ड। 1.1 जीवित क्या है। 1.2 जीव जगत में विविधता। 1.3 वर्गीकरण श्रेणियां। 1.4 वर्गीकरण एड्स। जीव जगत कितना अद्भुत है। जीवित प्रकारों की विस्तृत श्रृंखला अद्भुत है। असाधारण आवास जिनमें हम जीवित जीवों को पाते हैं, चाहे वह ठंडे पहाड़ हो, पर्णपाती वन हो, महासागर हो, ताजे पानी की झीलें, रेगिस्तान या गर्म झरने हो, हमें अवाक छोड़ देते हैं। एक सर पर दौड़ते घोड़े की सुंदरता, प्रवासी पक्षियों की, फूलों की घाटी या हमलावर शार्क विस्मय और आश्चर्य की गहरी भावना पैदा करती है। एक आबादी के सदस्यों के बीच और एक समुदाय की आबादी के बीच पारिस्थितिक संघर्ष और सहयोग या यहाँ तक कि एक कोशिका के अंदर आणविक यातायात हमें गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं। वास्तव में जीवन क्या है? इस प्रश्न के भीतर 2 निहित प्रश्न हैं। पहला एक तकनीकी है और इस बात का उत्तर चाहता है कि निर्जीव के विपरीत जीवित क्या है, और दूसरा एक दार्शनिक है और इस बात का उत्तर चाहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिकों के रूप में हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे, जीना क्या है। 1.1 जीवित क्या है। जब हम जीवित को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हम पारंपरिक रूप से जीवित जीवों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट विशेषताओं की तलाश करते हैं। विकास, प्रजनन, पर्यावरण को संवेदन करने की क्षमता तथा उपयुक्त अनुक्रिया करना जीवों के अद्वितीय लक्षणों के रूप में हमारे मन में तुरंत आते हैं। कोई भी इस सूची में चयापचय, आत्म प्रतिकृति करने की क्षमता, आत्मसंगठित, बातचीत और उद्भव जैसी कुछ और विशेषताओं को जोड़ सकता है। आइए हम इनमें से प्रत्येक को समझने की कोशिश करें। सभी जीवित जीव बढ़ते हैं। द्रव्यमान में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की दोहरी विशेषताएं हैं। कोशिका विभाजन द्वारा विकसित एक बहुकोशिकीय जीव। पौधों में कोशिका विभाजन द्वारा यह वृद्धि उनके पूरे जीवन काल में लगातार होती है। जानवरों में ये वृद्धि केवल एक निश्चित उम्र तक देखी जाती है। हालांकि खोई हुई कोशिकाओं को बदलने के लिए कुछ ऊतकों में कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा बढ़ते हैं। कोई भी आसानी से माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं की संख्या की गिनती करके इन विट्रो संस्कृतियों में इसका निरीक्षण कर सकता है। अधिकांश उच्च जंतुओं एवं पादपों में वृद्धि एवं जनन परस्पर अपवर्जित घटनाएं हैं। ये याद रखना चाहिए कि शरीर द्रव्यमान में वृद्धि को वृद्धि माना जाता है। निर्जीव वस्तुओं में भी वृद्धि होती है यदि हम शरीर द्रव्यमान में वृद्धि को वृद्धि के लिए एक मानदंड के रूप में लेते हैं। पहाड़, पत्थर और रेत के टीले उगते हैं। हालांकि निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित इस तरह की वृद्धि सतह पर सामग्री के संचय से होती है।
जीवित जीवों में विकास अंदर से होता है, अतः वृद्धि को सजीवों के परिभाषित गुण के रूप में नहीं लिया जा सकता। जिन परिस्थितियों में इसे सभी जीवित जीवों में देखा जा सकता है उन्हें समझाया जाना चाहिए और फिर हम समझते हैं कि यह जीवित प्रणालियों की एक विशेषता है। एक मृत जीव विकसित नहीं होता है। इसी तरह प्रजनन जीवित जीवों की एक विशेषता है। बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन से तात्पर्य संतति के उत्पादन से है, जिसमें माता पिता की समान विशेषताएं होती हैं। निरपवाद और अप्रत्यक्ष रूप से हम यौन प्रजनन का उल्लेख करते हैं। जीव अलैंगिक साधनों द्वारा भी जनन करते हैं, कवक गुना करते हैं और लाखों अलैंगिक बीजाणुओं के कारण आसानी से फैलते हैं। खमीर और हाइड्रा जैसे निचले जीवों में हम नवोदित का निरीक्षण करते हैं। प्लेनेरिया फ्लैट की रेत में हम सच्चे उत्थान का निरीक्षण करते हैं, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के खोए हुए हिस्से को पुनः उत्पन्न करता है और एक नया जीव बन जाता है। कवक, फिलामेंट, शैवाल, काई के प्रोटोनिमा सभी आसानी से विखंडन से गुना करते हैं। जब जीवाणु, एक कोशिकीय शैवाल या अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों की बात आती है तो प्रजनन वृद्धि का पर्याय है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। हमने पहले ही वृद्धि को कोशिका संख्या या द्रव्यमान में वृद्धि के बराबर परिभाषित किया है। अतः हम देखते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में हम वृद्धि एवं जनन इन दो शब्दों के उपयोग के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे कई जीव हैं जो प्रजनन नहीं करते हैं, खच्चर, बांझ कार्यकर्ता, मधुमक्खियां, मानव जोड़े आदि। अतः जनन भी सजीवों का सर्वसमावेशी परिभाषित अभिलक्षण नहीं हो सकता। बेशक कोई भी निर्जीव वस्तु अपने आप प्रजनन या प्रतिकृति बनाने में सक्षम नहीं है। जीवन की एक और विशेषता चयापचय है। सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। विभिन्न वर्गों, आकारों, कार्यों आदि से संबंधित ये छोटे और बड़े रसायन लगातार बनाए जा रहे हैं और कुछ अन्य जैव अणुओं में बदल रहे हैं। ये रूपांतरण रासायनिक प्रतिक्रियाएं या चयापचय प्रतिक्रियाएं हैं। सभी जीवित जीवों के अंदर एक साथ हजारों चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं, चाहे वे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हों। सभी पौधे, जानवर, कवक और रोगाणु चयापचय का प्रदर्शन करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल योग चयापचय है। कोई भी निर्जीव वस्तु चयापचय प्रदर्शित नहीं करती है। चयापचय प्रतिक्रियाओं सेल मुक्त प्रणालियों में शरीर के बाहर प्रदर्शन किया जा सकता है। एक जीव के शरीर के बाहर एक पृथक चयापचय प्रतिक्रिया एक टेस्ट ट्यूब में की जाती है, न तो जीवित है और न ही निर्जीव। इसलिए जबकि चयापचय अपवाद के बिना सभी जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता है, इन विट्रो में पृथक चयापचय प्रतिक्रियाएं जीवित चीजें नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से जीवित प्रतिक्रियाएं हैं। इसलिए शरीर का सेलुलर संगठन जीवन रूपों की परिभाषित विशेषता है। शायद सभी जीवित जीवों की सबसे स्पष्ट और तकनीकी रूप से जटिल विशेषता यह है कि वे अपने परिवेश या पर्यावरण को महसूस करते हैं और इन पर्यावरणीय उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं, जो भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। पौधे बाहरी कारकों जैसे प्रकाश, पानी, तापमान, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि पर प्रतिक्रिया करते हैं। प्रोकैरियोट्स से लेकर सबसे जटिल यूकैरियोट्स तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों को समझ सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं। फोटोपीरियड मौसमी प्रजनकों, पौधों और जानवरों दोनों में प्रजनन को प्रभावित करता है। सभी जीव अपने शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों को संभालते हैं, अतः सभी जीव अपने परिवेश के प्रति सजग होते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो स्वयं के प्रति जागरूक है, अर्थात आत्मचेतना रखता है। इसलिए चेतना जीवित जीवों की परिभाषित संपत्ति बन जाती है। जब मनुष्य की बात आती है तो जीवित अवस्था को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम अस्पतालों में कोमा में पड़े मरीजों को देखते हैं जो वस्तुतः मशीनों द्वारा समर्थित हैं, जो हृदय और फेफड़ों की जगह लेते हैं। रोगी अन्यथा ब्रेन डेड है। रोगी को कोई आत्मचेतना नहीं है। क्या ऐसे मरीज हैं जो कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आते, जीवित या निर्जीव? उच्च कक्षाओं में आपको ज्ञात होगा कि सभी सजीव तत्वों में अंतर्निहित अंतःक्रियाओं के कारण होते हैं। ऊतकों के गुण घटक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन घटक कोशिकाओं के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसी तरह सेलुलर ऑर्गेनेल के गुण ऑर्गेनेल के आणविक घटकों में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनेल वाले आणविक घटकों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इन अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप संगठन के उच्च स्तर पर आकस्मिक गुण होते हैं। ये घटना सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में सच है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवित जीव बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम आत्म प्रतिकृति विकसित और आत्म विनियमन इंटरैक्टिव सिस्टम है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवित जीवों के विकास की कहानी है। सभी जीवित जीव वर्तमान, अतीत और भविष्य सामान्य आनुवंशिक सामग्री के बंटवारे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री तक। 1.2 जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको जीवों की विशाल विविधता दिखाई देगी, चाहे वे गमले में लगे पौधे, कीड़े, पक्षी, आपके पालतू जानवर हो या अन्य जानवर और पौधे। ऐसे कई जीव भी हैं जिन्हें आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे आपके चारों ओर हैं।
यदि आप उस क्षेत्र को बढ़ाते हैं जिसमें आप प्रेक्षण करते हैं, तो आपके द्वारा देखे जाने वाले जीवों की सीमा और विविधता में वृद्धि होगी। स्पष्टतः यदि आप किसी घने वन में जाएं तो संभवतः आप उसमें बहुत अधिक संख्या तथा विभिन्न प्रकार के जीव देखेंगे। प्रत्येक भिन्न प्रकार का पौधा, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं, एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या 1.7-1.8 मिलियन के बीच है। ये जैव विविधता या पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या और प्रकार को संदर्भित करता है। हमें यहाँ याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए क्षेत्रों और यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए जीवों की लगातार पहचान की जा रही है। जैसा कि पहले कहा गया है, दुनिया में लाखों पौधे और जानवर हैं। हम अपने क्षेत्र के पौधों और जंतुओं को उनके स्थानीय नामों से जानते हैं। ये स्थानीय नाम जगह जगह अलग अलग होंगे, यहाँ तक कि एक देश के भीतर भी। संभवतः आप उस भ्रम को पहचानेंगे जो तब पैदा होगा जब हम एक दूसरे से बात करने के तरीके और साधन नहीं खोजेंगे, उन जीवों को संदर्भित करने के लिए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए जीवित जीवों के नामकरण को मानकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि एक विशेष जीव को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए। इस प्रक्रिया को नामकरण कहा जाता है। जाहिर है, नामकरण या नामकरण केवल तभी संभव है जब जीव का सही वर्णन किया गया हो और हम जानते हैं कि नाम किस जीव से जुड़ा हुआ है। ये पहचान है। अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। ये दुनिया भर के जीव विज्ञानियों को स्वीकार्य है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम सहमत सिद्धांतों और मानदंडों पर आधारित होते हैं, जो वानस्पतिक नामकरण ICBN के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड में प्रदान किए जाते हैं। आप पूछ सकते हैं, जानवरों के नाम कैसे रखे जाते हैं? पशु वर्गीकरणविदों ने अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संहिता ICZN विकसित की है। वैज्ञानिक नाम ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक नाम हो। किसी भी जीव का विवरण लोगों दुनिया के किसी भी हिस्से में को उसी नाम पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के नाम का उपयोग किसी अन्य ज्ञात जीव के लिए नहीं किया गया है। जीवविज्ञानी ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, जेनेरिक नाम और विशिष्ट विशेषण। दो घटकों के साथ एक नाम प्रदान करने की इस प्रणाली को द्विपद नामकरण कहा जाता है। कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई इस नामकरण प्रणाली का अभ्यास दुनिया भर के जीवविज्ञानी कर रहे हैं। दो शब्द प्रारूप का उपयोग करने वाली यह नामकरण प्रणाली सुविधाजनक पाई गई। आइए हम वैज्ञानिक नामों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आम का उदाहरण लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका लिखा जाता है। आइए देखें कि यह एक द्विपद नाम कैसे है। इस नाम में मैंगिफेरा जीनस का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इंडिका एक विशेष प्रजाति या एक विशिष्ट विशेषण है। नामकरण के अन्य सार्वभौमिक नियम इस प्रकार हैं। 1. जैविक नाम आमतौर पर लैटिन में होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं। वे लैटिन है या लैटिन से व्युत्पन्न हैं, चाहे उनका मूल कुछ भी हो। 2. जैविक नाम में पहला शब्द जीनस का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा घटक विशिष्ट विशेषण को दर्शाता है। 3. जैविक नाम में दोनों शब्द जब हस्तलिखित होते हैं तो उनके लैटिन मूल को इंगित करने के लिए अलग अलग रेखांकित या इटैलिक में मुद्रित होते हैं। 4. जीनस को दर्शाने वाला पहला शब्द एक बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि विशिष्ट विशेषण एक छोटे अक्षर से शुरू होता है। इसे मैंगिफेरा इंडिका के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। लेखक का नाम विशिष्ट विशेषण के बाद दिखाई देता है, अर्थात जैविक नाम के अंत में और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिन। यह इंगित करता है कि इस प्रजाति को पहली बार लिनियस द्वारा वर्णित किया गया था। चूंकि सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए इसे संभव बनाने के लिए कुछ साधनों को विकसित करना आवश्यक है। ये प्रक्रिया वर्गीकरण है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ भी आसानी से देखने योग्य वर्णों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम पौधों या जानवरों या कुत्तों, बिल्लियों या कीड़े जैसे समूहों को आसानी से पहचान लेते हैं। जिस क्षण हम इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग करते हैं, हम उस समूह के जीव के साथ कुछ वर्णों को जोड़ते हैं। जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आप क्या छवि देखते हैं? जाहिर है, हम में से हर एक कुत्तों को देखेगा, न कि बिल्लियों। अब अगर हम अल्सेटियन के बारे में सोचते हैं तो हम जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए कि हम स्तनधारी कहते हैं, तो आप निश्चित रूप से बाहरी कान और शरीर के बालों वाले जानवरों के बारे में सोचेंगे। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं की बात करने का प्रयास करें तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मन में चावल या किसी अन्य पौधे की नहीं, गेहूं के पौधों की तस्वीर होगी। अतः ये सभी कुत्ते, बिल्लियां, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, पशु आदि सुविधाजनक श्रेणियां हैं जिनका उपयोग हम जीवों के अध्ययन के लिए करते हैं। इन श्रेणियों के लिए वैज्ञानिक शब्द टैक्सा है। यहाँ आपको ये पहचानना होगा कि कर बहुत अलग स्तरों पर श्रेणियों को इंगित कर सकता है। पौधे एक कर भी बनाते हैं, गेहूं भी एक कर है। इसी तरह
जानवर स्तनधारी कुत्ते सभी कर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक कुत्ता एक स्तनपायी है और स्तनधारी जानवर है। इसलिए जानवर स्तनधारी और कुत्ते विभिन्न स्तरों पर कर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए विशेषताओं के आधार पर सभी जीवित जीवों को अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण की यह प्रक्रिया वर्गीकरण है। कोशिका की संरचना, जीवों की विकास प्रक्रिया और पारिस्थितिक जानकारी के साथ बाहरी और आंतरिक संरचना आवश्यक है और आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन का आधार बनती है। इसलिए लक्षण वर्णन, पहचान, वर्गीकरण और नामकरण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो वर्गीकरण के लिए बुनियादी हैं। वर्गीकरण कोई नई बात नहीं है। मनुष्य सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में अधिकाधिक जानने में रुचि रखता है, विशेषतः अपने स्वयं के उपयोग के संदर्भ में। शुरुआती दिनों में मनुष्य को भोजन, कपड़े और आश्रय की अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए स्रोत खोजने की जरूरत थी। इसलिए सबसे पहले वर्गीकरण विभिन्न जीवों के उपयोगों पर आधारित थे। लंबे समय से मानव न केवल विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विविधताओं के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता था, बल्कि उनके बीच संबंधों को भी जानने में रुचि रखता था। अध्ययन की इस शाखा को सिस्टमेटिक्स के रूप में संदर्भित किया गया था। सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की व्यवस्थित व्यवस्था। लिनियस ने अपने प्रकाशन के शीर्षक के रूप में सिस्टेमा नेचुरा का इस्तेमाल किया। सिस्टमेटिक्स के दायरे को बाद में पहचान, नामकरण और वर्गीकरण को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। सिस्टमेटिक्स जीवों के बीच विकासवादी संबंधों को ध्यान में रखता है। 1.3 वर्गीकरण श्रेणियां। वर्गीकरण एक एकल चरण प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसमें चरणों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि श्रेणी समग्र वर्गीकरण व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए इसे वर्गीकरण श्रेणी कहा जाता है और सभी श्रेणियां मिलकर वर्गीकरण पदानुक्रम का गठन करती हैं। प्रत्येक श्रेणी, जिसे वर्गीकरण की एक इकाई के रूप में संदर्भित किया जाता है, वास्तव में एक रैंक का प्रतिनिधित्व करता है और इसे आमतौर पर टैक्सोन टैक्स कहा जाता है। वर्गीकरण श्रेणियों और पदानुक्रम को एक उदाहरण द्वारा चित्रित किया जा सकता है। कीड़े जीवों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त पैरों के 3 जोड़े जैसी सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। इसका मतलब है कि कीड़े पहचानने योग्य ठोस वस्तुएं हैं जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, और इस प्रकार उन्हें एक रैंक या श्रेणी दी गई थी। क्या आप जीवों के ऐसे ही अन्य समूहों के नाम बता सकते हैं? याद रखें, समूह श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रेणी आगे रैंक को दर्शाती है। प्रत्येक रैंक या वर्गीकरण वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। ये वर्ग की समूह श्रेणियां अलग अलग जैविक संस्थाएं हैं और केवल रूपात्मक समुच्चय नहीं हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य श्रेणियों जैसे कि राज्य, संघ या विभाजन, पौधों के लिए वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजातियों का विकास हुआ है। पौधे और जानवरों के राज्यों सहित सभी जीवों में सबसे कम श्रेणी के रूप में प्रजातियां हैं। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न श्रेणियों में कैसे रखा जाए। मूल आवश्यकता किसी व्यक्ति या जीवों के समूह के पात्रों का ज्ञान है। यह एक ही प्रकार के जीवों के साथ साथ अन्य प्रकार के जीवों के व्यक्तियों के बीच समानता और असमानताओं की पहचान करने में मदद करता है। 1.3.1 प्रजातियां। टैक्सोनोमिक अध्ययन एक प्रजाति के रूप में मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह पर विचार करते हैं। एक प्रजाति को अलग अलग रूपात्मक मतभेदों के आधार पर अन्य निकट से संबंधित प्रजातियों से अलग करने में सक्षम होना चाहिए। आइए हम मैंगिफेरा इंडिका, सोलनम ट्यूबरोसम आलू और पैथेरा लियो शेर पर विचार करें। सभी 3 नाम इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो विशिष्ट विशेषणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पहले शब्द मैंगिफेरा, सोलनम और पैथेरा जेनेरा हैं और टैक्सोन या श्रेणी के एक अन्य उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक जीनस में विभिन्न जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक या एक से अधिक विशिष्ट विशेषण हो सकते हैं, लेकिन रूपात्मक समानताएं हैं। उदाहरण के लिए, पैथेरा में टाइग्रिस नामक एक और विशिष्ट विशेषण है और सोलनम में निग्रम और मेलोगुना जैसी प्रजातियां शामिल हैं। मनुष्य प्रजाति सेपियंस से संबंधित है जिसे जीनस होमो में समूहीकृत किया गया है। इस प्रकार मनुष्य के लिए वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस के रूप में लिखा गया है। 1.3.2 वंश। जीनस में संबंधित प्रजातियों का एक समूह शामिल होता है जिसमें अन्य जेनेरा की प्रजातियों की तुलना में अधिक वर्ण होते हैं। हम कह सकते हैं कि जेनेरा निकट से संबंधित प्रजातियों के समुच्चय हैं। उदाहरण के लिए, आलू और बैंगन 2 अलग अलग प्रजातियां हैं लेकिन दोनों जीनस सोलनम से संबंधित हैं। शेर, पैथेरा लियो, तेंदुआ पी, टाइग्रिस कई सामान्य विशेषताओं के साथ जीनस पैथेरा की सभी प्रजातियां हैं। ये जीनस एक अन्य जीनस फेलिस से अलग है जिसमें बिल्लियां शामिल हैं। 1.3.3 परिवार। अगली श्रेणी परिवार में जीनस और प्रजातियों की तुलना में अभी भी कम समानता के साथ संबंधित जेनेरा का एक समूह है। परिवारों की विशेषता पौधों की प्रजातियों की वानस्पतिक और प्रजनन दोनों विशेषताओं के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए, पौधों में 3 अलग अलग जेनेरा सोलनम, पेटुनिया और धतूरा को परिवार सोलानेसी में रखा गया है।
उदाहरण के लिए जानवरों में जीनस पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ शामिल हैं, को परिवार फेलिडे में जीनस फेलिस बिल्लियों के साथ रखा गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षणों का प्रेक्षण करें तो आपको कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं भी मिलेंगी। वे दो अलग अलग परिवारों में विभाजित हैं, क्रमशः फेलिडे और कैनिडे। 1.3.4 आदेश। आपने पहले देखा है कि प्रजातियां, जीनस और परिवार जैसी श्रेणियां कई समान पात्रों पर आधारित हैं। आमतौर पर वर्णों के समुच्चय के आधार पर क्रम और अन्य उच्च वर्गीकरण श्रेणियों की पहचान की जाती है। आदेश एक उच्च श्रेणी है, परिवारों का संयोजन है जो कुछ समान पात्रों को प्रदर्शित करते हैं। एक परिवार में शामिल विभिन्न जेनेरा की तुलना में समान वर्ण संख्या में कम है। कन्वॉल्वुलेसियाई, सोलनेसियाई जैसे पौधों के परिवारों को मुख्य रूप से पुष्प वर्णों के आधार पर पॉलिमोनियल क्रम में शामिल किया गया है। पशु आदेश कार्निवोरा में फेलिडे और कैनिडे जैसे परिवार शामिल हैं। चित्र 1.1 आरोही क्रम में पदानुक्रमित व्यवस्था दिखाने वाली वर्गीकरण श्रेणियां। 1.3.5 कक्षा। इस श्रेणी में संबंधित आदेश शामिल हैं। उदाहरण के लिए ऑर्डर प्राइमाटा, जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन शामिल हैं, को क्लास मैमलिया में ऑर्डर कार्निवोरा के साथ रखा गया है, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर शामिल हैं। क्लास मैमलिया के पास अन्य आदेश भी हैं। 1.3.6 संघ। स्तनधारियों के साथ मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों जैसे जानवरों को शामिल करने वाले वर्ग अगली उच्च श्रेणी का गठन करते हैं, जिसे फाइलम कहा जाता है। ये सभी नोटोकॉड और पृष्ठ या खोखली तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति जैसी सामान्य विशेषताओं के आधार पर फाइलम कॉर्डेटा में शामिल हैं। पौधों के मामले में कुछ समान वर्णों वाले वर्गों को एक उच्च श्रेणी को सौंपा जाता है, जिसे डिवीजन कहा जाता है। 1.3.7 राज्य। विभिन्न फाइला से संबंधित सभी जानवरों को जानवरों के वर्गीकरण प्रणाली में किंगडम एनिमिया नामक उच्चतम श्रेणी को सौंपा गया है। दूसरी ओर किंगडम प्लांटे अलग है और इसमें विभिन्न डिवीजनों के सभी पौधे शामिल हैं। अब से हम इन दो समूहों को पशु और पौधों के राज्यों के रूप में संदर्भित करेंगे। प्रजातियों से राज्य तक वर्गीकरण श्रेणियों को चित्र 1.1 में प्रजातियों से शुरू करके आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये व्यापक श्रेणियां हैं। हालांकि टैक्सोनोमिस्टों ने विभिन्न टैक्सा के अधिक ध्वनि और वैज्ञानिक प्लेसमेंट की सुविधा के लिए इस पदानुक्रम में उप श्रेणियां भी विकसित की हैं। चित्र 1-1 में पदानुक्रम को देखिए। क्या आप व्यवस्था के आधार को याद कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम प्रजातियों से राज्य में ऊपर जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या घटती जाती है। कर जितना कम होगा उतनी ही अधिक विशेषताएं हैं जो टैक्सोन के भीतर के सदस्य साझा करते हैं। श्रेणी जितनी अधिक होगी उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध को निर्धारित करने में कठिनाई उतनी ही अधिक होगी। अतः वर्गीकरण की समस्या अधिक जटिल हो जाती है। सारणी 1-1 में वर्ग की श्रेणियों को इंगित किया गया है, जिनमें घरेलू मक्खी, मनुष्य, आम तथा गेहूं जैसे कुछ सामान्य जीव शामिल हैं। तालिका 1.1 जीव अपनी वर्ग की श्रेणियों के साथ। 1.4 वर्गीकरण एड्स। पौधों, जंतुओं तथा अन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के वर्ग की अध्ययन कृषि, वानिकी, उद्योग में तथा सामान्यतः हमारे जैव संसाधनों एवं उनकी विविधता को जानने में उपयोगी होते हैं। इन अध्ययनों के लिए जीवों की सही वर्गीकरण और पहचान की आवश्यकता होगी। जीवों की पहचान के लिए गहन प्रयोगशाला और क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों और जानवरों की प्रजातियों के वास्तविक नमूनों का संग्रह आवश्यक है और वर्गीकरण अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। ये अध्ययन के लिए भी मौलिक हैं और सिस्टेमेटिक्स में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। इसका उपयोग किसी जीव के वर्गीकरण के लिए किया जाता है और एकत्र की गई जानकारी को नमूनों के साथ भी संग्रहित किया जाता है। कुछ मामलों में नमूना भविष्य के अध्ययन के लिए संरक्षित है। जीव विज्ञानियों ने जानकारी के साथ साथ नमूनों को संग्रहित करने और संरक्षित करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं और तकनीकों की स्थापना की है। इनमें से कुछ को इन एड्स के उपयोग को समझने में आपकी मदद करने के लिए समझाया गया है। 1.4.1 हर्बेरियम। हर्बेरियम एकत्रित पौधों के नमूनों का एक स्टोर हाउस है जिसे चादरों पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा इन चादरों को वर्गीकरण की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ये नमूने हर्बेरियम शीट पर उनके विवरण के साथ भविष्य में उपयोग के लिए एक भंडार गृह या भंडार बन जाते हैं। चित्र 1.2। हर्बेरियम शीटों में एक लेबल भी होता है जो संग्रह की तारीख और स्थान, अंग्रेजी, स्थानीय और वानस्पतिक नाम, परिवार, कलेक्टर का नाम आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हर्बेरिया टैक्सोनॉमिकल अध्ययन में त्वरित रेफरल सिस्टम के रूप में भी काम करता है। चित्र 1.2 संग्रहीत नमूनों को दिखाते हुए हर्बेरियम। 1.4.2 बॉटनिकल गार्डन। इन विशेष उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह है। इन उद्यानों में पादप प्रजातियों को पहचान के उद्देश्य से उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगाया जाता है जिसमें उसके वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम और उसके परिवार का उल्लेख होता है। प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान क्यू इंग्लैंड, भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा भारत और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ भारत में हैं।
1.4.3 संग्रहालय। जैविक संग्रहालय आमतौर पर स्कूलों और कॉलेजों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालयों में अध्ययन और संदर्भ के लिए संरक्षित पौधों और जानवरों के नमूनों का संग्रह है। नमूनों को संरक्षक समाधान में कंटेनर या जार में संरक्षित किया जाता है। पौधे और जानवरों के नमूनों को सूखे नमूनों के रूप में भी संरक्षित किया जा सकता है। कीड़ों को इकट्ठा करने, मारने और पिन करने के बाद कीट बक्से में संरक्षित किया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों जैसे बड़े जानवरों को आमतौर पर भरवा और संरक्षित किया जाता है। संग्रहालयों में अक्सर जानवरों के कंकालों का संग्रह भी होता है। 1.4.4 प्राणी उद्यान। ये वे स्थान हैं जहां जंगली जानवरों को मानव देखभाल के तहत संरक्षित वातावरण में रखा जाता है और जो हमें उनके भोजन की आदतों और व्यवहार के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। एक चिड़ियाघर में सभी जानवरों को प्रदान किया जाता है, जहां तक संभव हो, उनके प्राकृतिक आवास के समान स्थितियां। बच्चे इन पार्कों में जाना पसंद करते हैं, जिन्हें आमतौर पर चिड़ियाघर कहा जाता है। चित्र 1-3। चित्र 1-3 भारत के विभिन्न प्राणी उद्यानों में जंतुओं को दर्शाने वाले चित्र। 1.4.5 कुंजी। कुंजी एक अन्य वर्गीकरण सहायता है जिसका उपयोग समानता और असमानताओं के आधार पर पौधों और जानवरों की पहचान के लिए किया जाता है। कुंजियां आमतौर पर एक जोड़ी में विपरीत वर्णों पर आधारित होती है जिन्हें दोहे कहा जाता है। ये दो विपरीत विकल्पों के बीच किए गए विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणामस्वरूप केवल एक की स्वीकृति और दूसरे की अस्वीकृति होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन को लीड कहा जाता है। पहचान के उद्देश्यों के लिए परिवार, जीनस और प्रजातियों जैसे प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी के लिए अलग अलग वर्गीकरण कुंजी की आवश्यकता होती है। कुंजियां आमतौर पर प्रकृति में विश्लेषणात्मक होती हैं। वनस्पति, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग विवरण रिकॉर्ड करने के कुछ अन्य साधन हैं। वे सही पहचान में भी मदद करते हैं। वनस्पतियों में किसी दिए गए क्षेत्र के पौधों के आवास और वितरण का वास्तविक खाता होता है। ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों को सूचकांक प्रदान करते हैं। मैनुअल एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए जानकारी प्रदान करने में उपयोगी है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सोन की जानकारी होती है। सारांश। जीव जगत विविधता से समृद्ध है। लाखों पौधों और जानवरों की पहचान और वर्णन किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या अभी भी अज्ञात है। आकार, रंग, आवास, कायिकी और रूपात्मक लक्षणों की दृष्टि से जीवों की विस्तृत श्रृंखला हमें सजीवों की परिभाषित विशेषताओं की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। जीवों के प्रकार और विविधता के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के लिए कुछ नियम और सिद्धांत विकसित किए हैं। इन पहलुओं से निपटने वाले ज्ञान की शाखा को वर्गीकरण कहा जाता है। पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के वर्गीकरण अध्ययन कृषि, वानिकी, उद्योग और सामान्य रूप से हमारे जैव संसाधनों और उनकी विविधता को जानने के लिए उपयोगी है। वर्गीकरण की मूल बातें जैसे जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण सार्वभौमिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के तहत विकसित किए गए हैं। समानता और विशिष्ट अंतरों के आधार पर प्रत्येक जीव की पहचान की जाती है और एक सही वैज्ञानिक जैविक नाम सौंपा जाता है, जिसमें नामकरण की द्विपद प्रणाली के अनुसार 2 शब्द शामिल होते हैं। एक जीव वर्गीकरण की प्रणाली में एक स्थान या स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। कई श्रेणियां रैंक हैं और आमतौर पर उन्हें टैक्सोनोमिक श्रेणियां या टैक्सा के रूप में जाना जाता है। सभी श्रेणियां एक वर्गीकरण पदानुक्रम का गठन करती हैं। वर्गीकीविदों ने जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण सहायक उपकरण विकसित किए हैं। ये अध्ययन वास्तविक नमूनों से किए जाते हैं जिन्हें क्षेत्र से एकत्र किया जाता है और हर्बेरिया, संग्रहालयों और वनस्पति उद्यानों और प्राणी उद्यानों के रूप में रेफरल के रूप में संरक्षित किया जाता है। इसके लिए हर्बेरिया और संग्रहालयों में नमूनों के संग्रह और संरक्षण के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, पौधों और जानवरों के जीवित नमूने वनस्पति उद्यान या प्राणी उद्यानों में पाए जाते हैं। वर्गीकी विज्ञानी आगे के वर्गीकरण अध्ययन के लिए मैनुअल और मोनोग्राफ के माध्यम से जानकारी तैयार और प्रसारित करते हैं। टैक्सोनोमिक कुंजी ऐसे उपकरण हैं जो विशेषताओं के आधार पर पहचान करने में मदद करते हैं।